So what's up everyone, this is Mansu Chamoli from Udan Tuition Classes and welcome back to my new video। और ये वीडियो आने वाली है पार्ट 2 ऑफ बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11th। पिछली वीडियो हमने कुछ बेसिक टर्म डिस्कस करे थे जो कि आपको काफ़ी आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इस वीडियो में हम उन्हीं का एक्सटेंडेड पार्ट शूट करेंगे, एक्सटेंडेड पार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन कौन से बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म आप लोगों ने इस वीडियो में पढ़ने हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बट वेट यार, अब देखो वीडियो ये तो आप वॉच कर रहे हो, बट मेक श्योर कि आपने इससे पहले वाली वीडियो वॉच करी हो, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने आपको बेसिक से डिटेल में समझाया है कि आपके पास कौन कौन से बेसिक टर्म है। देन तब आप इस वीडियो को वॉच करना। और ऑलवेज रिमेंबर, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी होना चाहिए भाई, बिकॉज आपके प्यार से ही हम क्या कर पाएंगे, सपोर्ट है ना, ग्रो कर पाएंगे यू नो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। हाँ भाई, आज हम समझेंगे इस वीडियो में समझते हम लोग जल्दी से। अब देखो बहुत टाइम बाद वीडियो शूट कर, थोड़ा फंबल भी हो रहा हूँ, बट थोड़ा इग्नोर करना है। समझते हमारे पास हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास गिवन है इसमें हमारे पास गिवन है, अरे यार कभी कुछ क्या क्या हो रहा है। हमारे पास गिवन है, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले गिवन है कि हमने प्रॉफिट समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो प्रॉफिट मीन्स होता है कि भाई ऑलवेज रिमेंबर। अब आप लोग बोलोगे भैया कि प्रॉफिट मतलब क्या होता है, कि जो हमें फायदा होता है उसे प्रॉफिट बोलते हैं। यस डेफिनेटली उसे प्रॉफिट बोलते हैं, बट थोड़ा और समझते हैं कि प्रॉफिट मीन्स होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं अपने टोटल हमारे पास जितना टोटल रेवेन्यू होता है, उस टोटल रेवेन्यू से जब हम लोग माइनस करते हैं अपना टोटल एक्सपेंसेस, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उससे माइनस करके जो अमाउंट निकलती है दैट इज योर प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है कि जितना हमारे पास टोटल रेवेन्यू होता है उससे हम लोग टोटल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं पूरे साल का, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, ध्यान रखना, प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, एंड ऑफ ईयर में कैलकुलेट करते हैं और एक साल में केवल एक बारी प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, पूरे साल में साल के आखिरी में प्रॉफिट कैलकुलेट होता है और एक साल में केवल एक ही बारी प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, नाउ मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्या लेके आपके पास लॉसेस। ठीक है, अब लॉसेस मीन्स होता है आपके पास लॉसेस मीन्स जो भी आपका नुकसान होता है। अब लॉसेस की बात करें तो सिंपल मीन्स कि हमारे पास जब हमारे एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू योर इनकम, मीन्स एज कंपेयर टू योर रेवेन्यू। जब आपकी सेल्स काफ़ी कम होती हैं और आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लॉस बोलते हैं। ठीक है, मतलब आपके बिजनेस में आपके खर्चे बहुत हैं, बट आपके खर्चे के हिसाब से आपकी सेल नहीं हुई है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लॉसेस बोलते हैं। ठीक है भाई, आए समझ। तो जैसे लेट्स सपोज हमारे पास मीन्स कि हम लॉस को समझ सकते हैं कि हमारे पास जो हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं वो आए हमारे पास 1000 के, और जो हमारे बिजनेस का रेवेन्यू आया वो हमारे पास ओनली 500 का। ठीक है, तो अगर लॉस निकालेंगे हम तो क्या करते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो आपको पता है कि 500 का लॉस निकला, दैट इज योर लॉस। ठीक है, 500 का नुकसान हो गया, तो दिस इज योर लॉस। ठीक है, जब हमारे पास बिजनेस में क्या होता है, एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं ओवर योर रेवेन्यू, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लॉसेस बोलते हैं। ठीक है, तो आता हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, गेन। अब समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेन। तो गेन मीन्स होता है हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ना अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिलती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गेन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई एसेट को सेल किया है ना, उससे आपने कोई पैसा कमाया, तो आपके लिए वो गेन है ना। और आप लोग गेन को इस तरीके से समझ सकते हो कि जो भी आपके बिजनेस का पार्ट नहीं होता है, उससे आप लोग जब पैसा कमाते हो तो आपके लिए गेन होता है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई बाइक है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई स्कूटी है, कोई कार है, कोई फर्नीचर है, आप जब जनरली इन किसी भी चीज़ में आपने मार्केट में इसको सेल कर दिया और आपने जो उससे पैसा कमाया वो आपके लिए गेन है। कोई भी आपके पास लॉटरी लग गई वो आपके लिए गेन है, कोई स्कॉलरशिप है तो आपके लिए गेन है। ठीक है, जो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वहाँ से जब कोई इनकम होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गेन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शंस विच आर incidental to business such as sale of fixed assets, winning of court cases and appreciation in the value of the assets। मतलब जो हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब बढ़ जाती है वो भी हमारे लिए क्या होता है, एज अ
गेन होता है। ठीक है भाई, आप लोग ये समझ गएंगे। कुछ भी डाउट होता है तो डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट्स, आप समझते हैं हम लोग दूसरा पार्ट नेक्स्ट के लेके आपके पास, नेक्स्ट लेके आपके पास कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज। हमने समझना है कि परचेजेस क्या होता है। ठीक है बेटा, तो परचेजेस मीन्स होता है कि जब हम लोग सामान को खरीदते हैं, है ना। अब आप लोग सामान खरीद रहे हो तो आप परचेज वर्ड यूज करोगे, है ना। सामान आप खरीद रहे हो, पर ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप सामान खरीदोगे और सामान का कोई भी स्पेसिफिक नाम मेंशन नहीं होगा, अगर सामान का नेम मेंशन नहीं है, तो वहां पे आप लोग क्या यूज करोगे, परचेज वर्ड यूज करोगे। ठीक है, आपने गुड्स खरीदे, गुड्स मीन्स क्या होता है, हमारे पास कोई भी गुड्स होता है, कोई स्पेसिफिक नाम मेंशन नहीं है, तो वहां पे आप लोग परचेज वर्ड यूज करोगे। गॉट इट। अगर आपने परचेज किया है गुड्स, बट गुड्स का नाम मेंशन है, तब तो आप वहां पे परचेज की जगह उस गुड्स का नाम लिखोगे। बट अगर आपने ओनली गुड्स खरीदे, वहां पे नाम मेंशन नहीं है, तब आप लोग वहां पे क्या यूज करते हो, आप लोग परचेज वर्ड यूज करते हो। ठीक है भाई, उसके बाद क्या लिखा हमारे पास, सेल्स। सेल्स मीन्स होता है जब आप लोग सामान को बेचते हो, है ना। अब आपने गुड्स बेचे हैं और गुड्स का नाम मेंशन नहीं है, तो वहां पे आप लोग सेल्स वर्ड यूज करते हो। ठीक है भाई, आया समझ। अगर आपने गुड्स बेचे हैं और गुड्स का स्पेसिफिक नाम मेंशन करा है, तब तो आप लोग उस गुड्स का नाम ही मेंशन करोगे। बट अगर गुड्स बेचे हैं और नाम मेंशन नहीं है, तो वहां पे आप लोग सेल्स वर्ड यूज करते हो। ठीक है भाई, आया समझ। फिर हमने समझना है परचेज रिटर्न क्या होता है। अब ऑलवेज रिमेंबर, परचेज रिटर्न मतलब होता है कि आपने खरीदा और आपने उस गुड्स को सप्लायर को दोबारा वापस कर दिया, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परचेज रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, परचेज रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा रिटर्न आउटवर्ड भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। जब हमसे सामान चले जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे लिखा भी है रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद क्या आता है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मीन्स होता है कि जब आप लोग सामान किसी कस्टमर को बेचते हो और कस्टमर को सामान समझ नहीं आता या फिर पसंद नहीं आता है, तो आपके पास दोबारा वापस लेके आता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्स रिटर्न। मीन्स जो अब बेचा हुआ सामान जब वापस आता है, उसे क्या बोलते हैं हम, सेल्स रिटर्न बोलते हैं। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। क्या होता है भाई, रिटर्न इनवर्ड एक दूसरा नाम होता है। ठीक है भाई, होप यू क्लियर दिस पॉइंट, है ना। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी को डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना आप लोग। चलिए भाई, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या समझना है, अब आपने समझना है स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड, देखो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। स्टॉक मतलब क्या होता है, कोई भी सामान, है ना, कोई भी सामान जो बिजनेस में यूज होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं हम लोग स्टॉक बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, 2 मिनट, जस्ट वेट 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 वेट। ठीक है, आओ समझते हैं। अब हमने क्या समझना है, स्टॉक, है ना, क्या समझना है, स्टॉक इन ट्रेड समझना है, स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो स्टॉक मीन्स होता है, स्टॉक टर्म द वैल्यू ऑफ गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर, परचेज भी बोल सकते हैं या फिर रीसेल भी बोल सकते हैं, या फिर कोई भी अनसोल्ड है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी सामान जिसको आपने बेचना है, जो आपके गोडाउन में है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉक बोलते हैं। ठीक है भाई, आए समझ। उसके बाद कितने टाइप के स्टॉक होते हैं हमारे पास, हमारे पास बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है भाई, अब ओपनिंग स्टॉक मतलब होता है कि भाई हमारे पास जब हमने डे स्टार्ट करा है, तो डे स्टार्ट करते टाइम हमारे पास कितना टोटल स्टॉक है, कितना टोटल स्टॉक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। देन क्लोजिंग स्टॉक मीन्स क्या होता है कि जब हम लोग अगर डे क्लोज करते हैं, मीन्स हम लोग जब दुकान बंद करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा। क्या बचा भाई, रिमेनिंग स्टॉक मीन्स कि जब हमने पूरे दिन भर अपनी शॉप खोली तो सामान तो बिका होगा हमसे, है ना, तो जब हमसे सामान बिका होगा वो तो चला गया, बट आखिरी टाइम पे कुछ ना कुछ तो बचा होगा ना, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है भाई, होप यू क्लियर दिस पॉइंट। अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लेना आप लोग। ठीक है भाई, चलिए अब थोड़ा और आगे समझते हैं। देन आता है हमारे पास इन्वेंट्री। चलिए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं हमारे पास कि इन्वेंट्री क्या होता है। तो इन्वेंट्री मीन्स होता है कि इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग
देयर कैन बी अ ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, जब हम लोग सामान बनाते हैं, बिजनेस को रन करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इन्वेंट्रीज होता है। इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, अब देखो भाई क्या होता है, इन्वेंट्री हमारे पास 4 टाइप की होती है। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है भाई, अब समझते हैं भाई इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है कि ऐसी इन्वेंट्री जो रॉ मटेरियल फॉर्म में है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ कॉटन इन केस ऑफ क्लोथ मिल्स इज द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब जो हमारे पास मेरी फैक्ट्री है उसमें क्या होता है, कॉटन के क्लोथ बनते हैं, है ना। तो कॉटन के क्लोथ बनने के लिए मुझे क्या चाहिए, कॉटन का रॉ मटेरियल चाहिए, है ना। तो कॉटन का जो भी रॉ मटेरियल है जो अभी अनयूज्ड है उसे क्या बोलते हैं हम, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, जो बेसिकली रॉ मटेरियल होता है हमारी इन्वेंट्री का जो अभी अनयूज्ड है उसे बोलते हैं हम इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब सिंपल सी बात है, वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स होता है कि जब हम लोग अपने इन्वेंट्री को क्या करते हैं, अपने जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, द इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। देखो भाई क्लियर है, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स मतलब होता है कि वो सारे गुड्स जो अभी अनसोल्ड है, जो अभी बिके नहीं है, ठीक है, फ्यूचर में बिकेंगे और वो फाइनली पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, फाइनली पूरे कन्वर्ट हो चुके हैं फिनिश गुड्स में, उसे क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स बोलते हैं। ठीक है भाई, अब हमारे पास लास्ट क्या आता है, द इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब देखो इसका मतलब होता है कि वो सारे इन्वेंट्री जो हम लोग परचेज करते हैं कुछ रीसेल पर्पस के लिए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। मतलब जिसको हम लोग खरीदते हैं रीसेल पर्पस के लिए भी करते हैं, ठीक है, उन सभी को क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, होप यू क्लियर दिस पॉइंट। चलिए अब हम लोग समझते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब देखो अगर आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है तो उसका बहुत बेसिक सा होता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, देखो भाई, द क्लोजिंग इन्वेंट्री अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स इन द गोडाउन टुगेदर विद देयर क्वांटिटीज इज प्रिपेयर्ड। ठीक है भाई, मतलब अगर आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना हो तो बहुत बेसिक तरीका होता है कि आपको उससे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके पास टोटल क्वांटिटी आपने कितनी बनाई है ना। जब आप लोग टोटल क्वांटिटी आपको पता होगी आपने कितना टोटल क्वांटिटी को प्रिपेयर करा था, उसमें से हमारा कितना सेल हो गया, तो जो रिमेनिंग बचता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोग बोलते हैं। ठीक है भाई, आए समझ। चलिए भाई अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अब समझते हैं हम लोग ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होता है, देखो भाई बहुत बेसिक सा मतलब है, ट्रेड, ट्रेड मीन्स होता है खरीदना और बेचना। अब रिसीवेबल मीन्स क्या होता है, देखो भाई रिसीवेबल मीन्स होता है जब आप लोग सामान को क्रेडिट में खरीदते हो। क्या खरीदते हो भाई, क्रेडिट में खरीदते हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। अब भाई उधार में खरीदोगे तो उधार में तो आपको ऐसे कोई सामान देगा नहीं ना, है ना, तो आपके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल refers to the amount receivable on account of sale of goods and services rendered by the company in the nominal course of the business। ठीक है भाई, मीन्स कि जब कंपनी क्या करती है, उधार में कोई सामान खरीदती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसकी पेमेंट फ्यूचर में करती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। ठीक है भाई, अब ट्रेड रिसीवेबल दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास डेटर्स, एक होता है हमारे पास बिल रिसीवेबल, ध्यान रखना भाई। ठीक है भाई, अब डेटर्स मीन्स होता है कि कोई भी सामान, मतलब कोई भी पर्सन जिसने आपकी पेमेंट करनी होगी उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डेटर्स बोलते हैं। ठीक है भाई, जैसे आपने किसी को सामान बेचा है ना, उधार में बेचा, तो जब तक उसने आपकी पेमेंट नहीं करी तब तक आपके लिए क्या है, वो डेटर्स हैं। तो डेटर्स है करंट एसेट, ओके। उसके बाद बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल क्या होता है मेरे छोटे भाई बहनों, बिल रिसीवेबल मीन्स होता है, अभी आप लोग क्लास 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ोगे, वहां पे आपको और क्लियर होगा ये टॉपिक। तो बिल रिसीवेबल मीन्स होता है आपके पास कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ पार्टीज। ठीक है,
इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ पार्टीज। इसमें पार्टीज क्या होता है, एक होता है परचेजर पार्टी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉअर बोलते हैं। एक होता है सेल्स पार्टी जो सामान बेचता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रॉई बोलते हैं। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक बिल्स का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, उस एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, बिल रिसीवेबल बोलते हैं। ठीक है, आए समझ कि फ्यूचर में पेमेंट कर देगा और नहीं कर पाएगा तो फिर इसका बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी पेमेंट करने के लिए। ठीक है भाई, आए समझ। चलिए अब हम लोग समझते हैं दूसरा पॉइंट। ठीक है भाई, आइए भाई समझते हैं दूसरा पॉइंट क्या होता है, ट्रेड पेबल। अब देखो भाई ट्रेड पेबल क्या होता है, ट्रेड पेबल, ट्रेड मतलब होता है वही सामान खरीदना बेचना। अब पेबल मीन्स होता है, देखो ध्यान से, पेबल मीन्स होता है कि जब आपने किसी को पेमेंट करनी होती है उधार में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेड पेबल। रिसीवेबल मीन्स क्या था, जब आप लोग उधार की पेमेंट किसी से रिसीव करते हो उसे क्या बोलते हैं, रिसीवेबल। पेबल मीन्स होता है कि जब आपने उधार में खरीदा और आपने पेमेंट करनी है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेड पेबल बोलते हैं। कितने टाइप के ट्रेड पेबल, दो टाइप के, एक होता है क्रेडिटर, एक होता है बिल्स पेबल। सिंपल मतलब, क्रेडिटर मतलब क्या होता है कि आपने सामान परचेज करा है, उधार में खरीदा है, किस में खरीदा है भाई, क्रेडिट में खरीदा है, आप फ्यूचर में उसकी पेमेंट करोगे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है भाई, बिल्स पेबल मतलब वही होता है कि जब आप लोग सामान उधार में खरीदते हो और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने उसकी पेमेंट को पे करना है, बट आपके बीच में कोई एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल बोलते हैं। ठीक है भाई, गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या आता है, डिस्काउंट। ठीक है भाई, अब डिस्काउंट समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स होता है कोई भी ऑफर जो आपको किसी भी गुड्स की एमआरपी के ऊपर पे मिलता है ना, एमआरपी जो होता है उसके ऊपर पे जब आपको कोई भी ऑफर मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, अब डिस्काउंट जनरली आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपके पास ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक क्या होता है आपके पास कैश डिस्काउंट होता है। क्या होता है, ट्रेड और कैश डिस्काउंट होता है। अब समझते हैं भाई ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट मीन्स वो आपको ना डायरेक्टली ब्रांड से मिलता है। किससे मिलता है भाई, ब्रांड से जो डिस्काउंट मिलता है वो क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। और दूसरी चीज याद रखने वाली क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट ध्यान रखना कि एवरी कस्टमर, किसको मिलता है भाई, एवरी कस्टमर, चाहे मुझे जानते हो या फिर नहीं जानते हो तो क्या मिलेगा भाई, मुझे भी सेम परसेंटेज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। जो आप लोग देखते हो, कभी आप लोग मार्केट में जाते हो तो वहां पे आप लोग ब्रांड्स के बाहर में लिखा रहता है ना 50% ऑफ इन दिस ब्रांड, है ना, फिर 25% ऑफ इन दिस ब्रांड, तो वो क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट जो आपको डायरेक्टली कंपनी से मिलता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है अगर आप लोग उधार में खरीदो तो भी आपको मिल जाएगा, आप लोग कैश में खरीदो तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट जनरली उसी कस्टमर को मिलता है जो बेसिकली सबसे पहले तो कैश में ट्रांजेक्शन कर रहा हो। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अगर उसका रेगुलर कस्टमर हो, उसकी जान पहचान का हो, तुम्हारे चाचा की दुकान हो, तुम्हारे ताऊ की दुकान हो, तो आपको ट्रेड प्लस कैश डिस्काउंट मिल जाता है। मींस जो हमारे मोस्ट वैल्यूबल क्या होता है भाई, मोस्ट ट्रस्टेड जो कस्टमर होता है उन सभी कस्टमर को क्या मिलता है भाई, कैश डिस्काउंट मिलता है। जैसे आप लोग जाते हो तो आप लोग बोलते हो कि भैया आप मेरे पापा को जानते हो, मेरे पापा यहीं से सामान लेते थे, देन वो आपको पहचान जाते हैं तो वो आपको थोड़ा 100-50 रुपये 200 रुपये और कम कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो कैश डिस्काउंट जनरली ध्यान रखना मोस्ट ऑफ द पर्सन जो कैश में ट्रांजेक्शन करता है उसको मिलता है। दूसरा तो हमारे ट्रस्टेड कस्टमर, रेगुलर कस्टमर होते हैं, उनको कैश डिस्काउंट मिलता है। ठीक है भाई, चलिए होप यू गॉट दिस पॉइंट। चलिए दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ पूछना होता है, सो डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। ये आपके कुछ बेसिक्स थे, इसके बाद आपके और बेसिक्स बचते हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। और टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। और दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।